शालिनी अपने पति रिजवान और अपनी छोटी बेटी लीला के साथ बहुत खुशी से रह रही थी, लेकिन अचानक कुछ लोग आए और उन्होंने शालिनी के पति की हत्या कर दी। फिर वो शालिनी को एक अजीब से आश्रम में बंद कर देते हैं जहां उस पर बहुत जुल्म किए जाते हैं। शालिनी को ये भी नहीं पता कि उन लोगों ने उसकी बेटी के साथ क्या किया। क्या अपनी बेटी का कोई पता न मिलने पर वो अपनी नन्ही लीला को ढूंढने का फैसला करती है, लेकिन वो उस कैद से कैसे भागेगी और वो अपनी बेटी को कैसे खोजेगी। ये लोग कौन थे और उन्होंने शालिनी की जिंदगी नरक क्यों बना दी, देखेंगे आज की कहानी लीला में। शुरुआत में हमें एक परिवार दिखता है। लीला नाम की एक छोटी बच्ची, उसकी माँ शालिनी और पिता रिजवान है। लीला अपने पापा के साथ स्विमिंग पूल में तैर रही होती है और सब बहुत मजे कर रहे थे। तभी काम करने वाली औरत शालिनी को फोन देती है और बोलती है कि नाज सर ने कॉल किया है। शालिनी बोलती है ठीक है, तुम जाकर वाइन ले आओ, मैं बात करती हूँ। फिर शालिनी अपनी बेटी से कहती है देखो लीला, तुम्हारे नाज चाचू का फोन है। लीला अपने चाचू से बहुत मजे से बात करती है। नाज उसे कहता है अच्छे से तैरना सीख लो, फिर मुझे भी सिखाना, मैं घर आ रहा हूँ। शालिनी पूछती है क्या सच में आ रहे हो? नाज कहता है हाँ, मेरा बिजनेस का काम है इसलिए आ रहा हूँ, बहुत जल्द सबसे मिलूंगा। थोड़ी देर बाद जब काम वाली औरत वाइन लेकर आती है तभी वहाँ कुछ अजनबी लोग आ जाते हैं। उन्हें देखते ही रिजवान अपनी बेटी को पानी से बाहर निकलने के लिए बोलता है। वो लोग पूल में इतना पानी देखकर बहुत गुस्सा होते हैं। शालिनी बोलती है हमने कोई नियम नहीं तोड़ा, हमने इस पानी के लिए पैसे दिए हैं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। उनमें से एक आदमी बोलता है कि तुम्हें पता है दुनिया में लोग पानी की कमी से मर रहे हैं, एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, और तुम अमीर लोग यहाँ मजे कर रहे हो और पानी बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? शालिनी बोलती है मैं ये सब सुनना नहीं चाहती और मैं तुम लोगों से डरती नहीं। ये सुनकर उस आदमी को और गुस्सा आ जाता है। वो शालिनी को मारता है और उसे वहां से उठा ले जाता है। वो लोग रिजवान को जान से मार देते हैं और उसकी लाश को स्विमिंग पूल में फेंक देते हैं। वो लोग बहुत ही खतरनाक लोग थे। कहानी 2 साल आगे बढ़ जाती है। शालिनी जमीन पर गिरी हुई दिखाई देती है। उसे एक महिला आश्रम में कैद करके रखा गया है। सोकर उठते ही वो सीधे छत पर जाती है और अपने पति रिजवान, जिसे वो रिज कहती थी, उसे याद करने लगती है। वो कल्पना करती है कि रिज उससे बात कर रहा है। वो पूछती है क्या तुमने लीला को बर्थडे गिफ्ट दे दिया? रिज बोलता है हाँ दे दिया। शालिनी दुखी होकर कहती है मुझे उम्मीद है कि वो मुझसे नफरत नहीं करेगी, इस बार भी मैं उसके जन्मदिन पर उसके पास नहीं हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जब शालिनी अपने पति रिजवान की कल्पना कर ही रही थी तब रिज उसे बोलता है शालिनी वो तुमसे कभी नफरत नहीं करेगी, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें बहुत याद करते हैं, इसलिए अब तुम प्लीज घर वापस आ जाओ। शालिनी कहती है हाँ मैं चलूंगी, पर पहले सिलेक्शन हो जाए। रिज बोलता है हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। शालिनी बहुत डरी हुई थी कि कहीं फिर से उससे कोई गलती ना हो जाए। वो रिज को गले लगाकर बोलती है कि वो उससे बहुत याद करती है। तभी वहाँ एक दूसरी औरत आती है और पूछती है किससे बात कर रही हो, यहाँ तो कोई नहीं है। तब शालिनी को एहसास होता है कि रिज वहाँ नहीं था। वो बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वो अक्सर सदमे की वजह से ऐसी कल्पना करती है। एक दूसरी औरत एक कागज पर कुछ लिख कर बाहर फेंक देती है। शालिनी उसे टोकती है अगर किसी ने देख लिया तो तुम फिर से मार खाओगी। वो औरत कहती है कि अगर इनमें से एक भी पर्ची मेरे घर पहुंच गई तो वो मुझे यहाँ से छुड़ा ले जाएंगे, इसके लिए मुझे रिस्क तो लेना होगा। शालिनी निराश होकर बोलती है हम सबको पता है हम कहाँ हैं, पर कोई बचाने नहीं आएगा, यहाँ काम पर ध्यान दो, शायद वहीं से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिले। दरअसल जिस जगह पर उन्हें रखा गया था उसका नाम वुमेन वेलफेयर सेंटर था, लेकिन वहाँ औरतों पर काफी जुल्म होते थे। वहाँ की गुरु माँ के आदेश पर लोगों की जान भी ले ली जाती थी। ये दुनिया का ऐसा समय था जहाँ पानी और खाने की बहुत कमी थी और कुछ ढोंगी लोग आश्रम के नाम पर औरतों को उठाकर लाते और उन्हें गुलाम बनाकर रखते थे। तभी आश्रम में पूजा नाम की एक नई लड़की को जबरदस्ती लाया जाता है। पूजा चिल्ला रही थी मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। उसे नीता नाम की एक औरत के पास लाया जाता है। पूजा कहती है मेरा नाम पूजा त्रिपाठी है, आपसे गलती हुई है, मेरे पास सारे कागज हैं, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। इतना सुनते ही नीता उसे जोरदार थप्पड़ मारती और उसे घसीटते हुए वहां से ले जाती है। पूजा के चिल्लाने पर पास बैठी औरत शालिनी से कहती है जब मैं यहाँ आई थी तब भी मैं 10 दिन तक लगातार रोई थी। शालिनी कुछ नहीं बोलती, शायद उसे याद भी नहीं है कि वो खुद कितने दिनों तक रोई थी। बाद में नीता शालिनी को आदेश देती है कि वो पूजा को आश्रम के कपड़े दे आए। जब शालिनी कपड़े देने जाती है तो पूजा रोते हुए पूछती है मुझे यहाँ कितने दिन रहना पड़ेगा, 10 दिन, 15 दिन या 50 दिन? शालिनी कोई जवाब नहीं देती, बस इतना ही कहती है ये कपड़े पहन लो। जब शालिनी पूजा को कपड़े देने जाती है पूजा पूछती है तुम यहाँ कितने समय से रह रही हो? शालिनी बताती है कि वो यहाँ 2 साल से है। ये सुनकर पूजा दंग रह जाती है और समझ जाती है यहाँ से निकलना आसान नहीं है। वो रोते हुए बोलती है मैं तो यहाँ 2 दिन भी नहीं रह सकती, क्या मैं अपने पति को फोन कर सकती हूँ? प्लीज कोई तो रास्ता बताओ। शालिनी उसे एक गोली देती है और कहती है ज्यादा बातें मत करो और इसे खा लो, इसमें तुम्हारी भलाई है। पूजा कहती है क्यों? तो शालिनी कहती है इससे सब कुछ आसान हो जाएगा। पूजा को उस माहौल में ढलने में बहुत मुश्किल हो रही थी। जब सब औरतें नहाने गईं तो पानी बहुत गंदा और मैला था। सबको
सबको एक ही साथ उसी गंदे पानी में नहाना था। पूजा को इतनी घृणा हुई कि वो बिना नहाए ही वहां से चली गई। दूसरी तरफ शालिनी चुपचाप उसी गंदे पानी में बैठ जाती है और अपने पुराने दिनों को याद करती है। एक वक्त था जब शालिनी बहुत साफ सुथरी रहती थी। वो अपनी नौकरानी तक को महंगे और साफ पानी से नहलाती थी। उसके बाद ही उसे अपनी बेटी को छूने देती थी, लेकिन आज 2 साल से वो उसी गंदगी में रह रही है। ऐसा लगता है जैसे उसकी सारी भावनाएं मर चुकी हैं। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद है, यहाँ से बाहर निकलना। वहाँ पीने के पानी के लिए भी इतना छीना झपटी होती है। पूजा को तो पानी नहीं मिलता तो शालिनी अपने हिस्से का पानी उसे दे देती है। तभी आश्रम में एक आदमी आता है और उसी का नाम है गुरु माँ। वो सबको बोलता है, देखो तुम यहाँ कैसे आई थी और अब कितनी बदल गई हो। तुम यहाँ अपने चरित्र को शुद्ध कर रही हो, बाहर जाने की क्या जरूरत। ये सुनकर पूजा हिम्मत करके पूछती है, मुझे क्यों लाया गया, मैंने तो कुछ नहीं किया। गुरु माँ बोलता है, क्या तुमने अपनी बिरादरी के बाहर शादी नहीं की। पूजा बोलती है, लेकिन हमने परमिशन ली थी। गुरु माँ चिल्लाकर बोलता है, कैसी परमिशन, सब कुछ रद्द कर दिया गया है, तुम्हें अपने पिछले पाप धोने होंगे। इसके बाद गुरु माँ शालिनी से पूछता है, बताओ शुद्धि परीक्षा क्यों जरूरी है। शालिनी रटा रटाया जवाब देती है, क्योंकि यह हमें शुद्ध करेगी। गुरु माँ खुश होकर बोलता है, तुमने सबसे अच्छा काम किया, तुम परीक्षा देने और अपने परिवार के पास वापस जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो। गुरु माँ कुछ और औरतों को चुनता है और बोलता है कि जो इस परीक्षा में पास होगा वही परिवार के पास जाएगा। मीटिंग के बाद सबको फिर से गोली दी जाती है। पूजा गोली मुंह में तो डालती है पर बाद में उसे थूक देती है। शालिनी ये देख लेती है, लेकिन वो किसी को कुछ बताती नहीं। बाहर शालिनी और पूजा आपस में बात करती हैं। तब शालिनी को एक बहुत डरावनी बात पता चलती है। उसे पता चलता है कि 3 महीने पहले सरकार ने एक नया नियम बनाया है। जिन लोगों ने अलग अलग धर्मों में शादी की है, जैसे हिंदू मुस्लिम, उनके बच्चों को सरकार छीन लेती है। ये सुनकर शालिनी डर जाती है। वो अब तक सोच रही थी कि उसकी बेटी लीला उसके परिवार के पास सुरक्षित होगी, पर अब उसे समझ आता है कि लीला को भी शायद सरकार ले गई है, लेकिन कहाँ रखा है ये किसी को नहीं पता। तभी आश्रम में कुछ लोग आते हैं और वहाँ पैदा हुए एक बच्चे को छीन लेते हैं, क्योंकि उसके माँ बाप एक ही धर्म के नहीं थे। उस बच्चे की माँ कनिका बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, पर कोई उसकी नहीं सुनता। इसके बाद गुरु माँ सभी औरतों को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उनसे बोलते हैं, मेरे पीछे दोहराओ कि देश के लिए हम जान भी दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं, चाहे वो जान हमारे अपने बच्चे की ही क्यों ना हो। एक माँ के लिए यह कहना नामुमकिन था। सब चुप रह जाते हैं। गुरु माँ को लगता है कि शालिनी सबको भड़का रही है, इसलिए वो शांति को शुद्धि परीक्षा से निकाल देते हैं और उसकी जगह बीना को चुन लेते हैं। वहीं कनिका को अपने बच्चे के लिए आवाज उठाने की सजा दी जाती है। उसकी शादी एक कुत्ते से करा दी जाती है। यहाँ ऐसे ही अजीब और घटिया काम होते थे। शालिनी को पता चलता है कि गुरु माँ के आदेश पर पूजा का बच्चा गिराने की तैयारी चल रही है और ये काम रेनू कर रही है। उसी रात दुखी होकर कनिका अपनी जान दे देती है। अगले दिन गुरु माँ औरतों को जलील करने के लिए उन्हें उस जगह पर लेटने और रेंगने को बोलते हैं जहाँ कनिका मरी थी। शालिनी को उल्टी आने लगती है, पर उसे ये सब करना पड़ता है। तभी शालिनी को पता चलता है कि पूजा का बच्चा अभी भी सलामत है, रेनू ने उसे नहीं मारा। एक औरत ये बात गुरु माँ को बताने जा ही रही थी, लेकिन शालिनी उसे मार कर कमरे में बंद कर देती है ताकि पूजा का बच्चा बच सके। शालिनी किसी भी हाल में यहाँ से निकल कर लीला को ढूंढना चाहती थी। वो शुद्धि परीक्षा में वापस आने के लिए गुरु माँ से झूठ बोलती है कि रेनू ने आपको धोखा दिया और पूजा का बच्चा नहीं गिराया। शालिनी को परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। उसे एक बटन दबाकर रेनू और पूजा को मारना था, लेकिन शालिनी अपनी इंसानियत नहीं छोड़ पाती और बटन नहीं दबाती। गुरु माँ भड़क जाता है और स्मृति नाम की दूसरी औरत को बुलाता है। स्मृति घर जाने के लालच में बटन दबा देती है और रेनू और पूजा को मार डालती है। लेकिन इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी स्मृति को आजाद नहीं किया जाता। उसे किसी न किसी बहाने वहीं कैद रखा जाता है। आज शालिनी को सजा देने के लिए एक आदमी कहीं ले जा रहा था। उसे एक वैन में लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में अचानक वैन पर हमला हो गया। इस हमले और अफरा तफरी का फायदा उठाकर शालिनी वहां से भाग निकली। भागते भागते वो एक ऐसी बस्ती में जा पहुंची जहां आर्यवर्त के लोगों का आना मना था। शालिनी ने अपने हाथ पर बना आर्यवर्त का निशान छुपा लिया ताकि उसे कोई पहचान न ले। भागते समय वो रिजवान के साथ बिताए पलों को याद कर रही थी, जिससे उसे हिम्मत मिल रही थी। तभी शालिनी को एक पिंजरे में कुछ बच्चे कैद दिखाई दिए। शालिनी ने उनसे पूछा, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है, क्या यहाँ कोई फोन मिलेगा। वहाँ बंद एक लड़की ने कहा, हाँ मैं दिखा सकती हूँ, लेकिन पहले मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो। उस लड़की को देखकर शालिनी को अपनी बेटी लीला की याद आ गई और उसने तुरंत उसे आजाद कर दिया। आजाद होते ही वो लड़की भागने लगी, लेकिन शालिनी ने उसे पकड़ लिया। शालिनी ने उसे प्यार से समझाया, देखो अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से भागने में मदद करूंगी, अकेले भागोगी तो पकड़ी जाओगी। लड़की ने पूछा, गॉड प्रॉमिस। शालिनी ने कहा, हाँ। वो लड़की जिसका नाम रूप था शालिनी को एक दर्जी की दुकान पर ले गई। रूप ने झूठ बोला कि ये उसकी माँ है और गाँव से आई है, इन्हें फोन करना है। शालिनी ने तुरंत नाज को फोन लगाया। नाज ने फोन उठाते ही पूछा, शालिनी
क्या तुम ठीक हो? शालिनी ने उसे अपना पता बताया और फिर फोन काट दिया। फोन करने के बाद शालिनी उदास बैठी थी। तभी रूप उसके पास आई और बोली, तुमने फोन तो कर लिया पर पैसे नहीं दिए, मुझे पैसे चाहिए। शालिनी ने कहा, मैं तुम्हें 300 रुपए दे दूंगी, अभी परेशान मत करो। रूप जिद करने लगी कि उसे और ज्यादा पैसे चाहिए। शालिनी ने उसे याद दिलाया कि अगर वो नहीं होती तो रूप अभी पिंजरे में होती। इस पर रूप ने पलटवार कहा कि अगर वो नहीं होती तो शालिनी फोन नहीं कर पाती। आखिर में शालिनी उसे 3000 रुपए देने का वादा करती और बोलती है, अगर तुम मुझे यहाँ से सही सलामत घर पहुँचा दोगी तो तुम जो मांगोगी मैं वो दूंगी। रूप ने पूछा, अगर तुम मुझे पैसे दिए बिना भाग गई तो? शालिनी ने समझाया कि वो भागेगी नहीं बल्कि रूप को अपने साथ ही रखेगी। रूप मान गई और दोनों साथ मिलकर वहाँ से निकलने की प्लान बनाने लगे। उधर आश्रम वाले आर्यवर्त के लोग अभी भी शालिनी को ढूंढ रहे थे। वो ढूंढते ढूंढते उसी दर्जी की दुकान पर पहुंच गए, लेकिन दर्जी ने झूठ बोल दिया कि उसने ऐसी किसी लड़की को नहीं देखा। रास्ते में रूप शालिनी को बताती है कि कैसे उसके चाचा ने उसे यहाँ बेच दिया था। शालिनी उसे दिलासा देती है कि एक बार घर पहुंचने पर वो उसे बहुत सारे पैसे देगी और उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। जब शालिनी उसके मम्मी पापा के बारे में पूछती है तो रूप उदास हो जाती और बात टालते हुए बोलती है, चलो मेरे पीछे आओ। वो कूड़े के ढेर के ऊपर से गुजर रहे थे। रूप पूछती है, तुम अशरफगंज क्यों जा रही हो, वहाँ कौन है? शालिनी जवाब देती है, वहाँ मेरी लीला है। तभी आर्यवर्त के लोगों की नजर उन पर पड़ जाती है और वो लोग उनका पीछा करने लगते हैं। रूप बुरी तरह डर जाती और बोलती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, वो लोग मुझे मार डालेंगे। मेरे मालिक ने मेरे माँ बाप को जिंदा जला दिया था, मुझे डर लग रहा है। शालिनी उसे हिम्मत देती है, तुम बहुत बहादुर लड़की हो रूप, डरो मत। जब रूप डर के मारे जम जाती है तो शालिनी उसे गोद में उठा लेती और तेज भागने लगती है। वो भागकर एक बड़े कंटेनर में छिप जाते हैं। दुश्मन उन्हें ढूंढ नहीं पाते और वहां से चले जाते हैं। शालिनी देखती है कि रूप थक कर सो गई थी। वो अपनी ओढ़नी से उसे ढक देती है और खुद भी थोड़ी देर आराम करती है। अगले दिन वो फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। रूप को बहुत प्यास लगी थी। उसने कहा, बस्ती का पानी बहुत ही काला और गंदा है, मैं पी नहीं पाई, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। शालिनी ने कहा, अशरफगंज पहुंचकर जितना चाहे उतना पानी पीना। लेकिन रूप की हालत देख शालिनी रिस्क लेती है और अपने हाथ का आर्यवर्त का टैटू दिखाकर उसके लिए पानी का इंतजाम करती है। जब शालिनी उसे पानी देती है तो रूप मासूमियत से बोलती है, पहले तुम पी लो, क्योंकि अगर तुमने मेरा जूठा पानी पिया तो तुम अशुद्ध हो जाओगी। शालिनी हैरान होकर पूछती है, ये सब बकवास बातें किसने सिखाई तुम्हें? तुम पियो, मुझे कुछ नहीं होगा। दोनों पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। चलते चलते वो उस जगह तक पहुंचते हैं जहाँ कभी ताजमहल हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ ताजमहल नहीं है। आर्यवर्त के लोगों ने उसे तोड़ दिया था। अब हर तरफ सिर्फ उन्हीं का राज था। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ रिजवान का परिवार बैठकर इस बर्बादी का वीडियो देख रहे थे। नाज बोल रहा था कि अब हमें अपने कम्युनिटी के लिए अलग दीवार बनानी चाहिए, तभी हम लोग सेफ रहेंगे। रिजवान कहता है, इसका मतलब तो मुझे और शालिनी को यहाँ से जाना होगा, क्योंकि तुम्हारा समुदाय शालिनी को स्वीकार नहीं करेगा। नाज के पिता भी इस बात से सहमत थे कि हालत अब ऐसी हो गई है। प्रेजेंट में शालिनी और रूप अपने घर के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ आर्यवर्त का एक जुलूस निकल रहा था जिसमें गुरु माँ की मूर्ति ले जाई जा रही थी। रूप उसे देखकर गुस्से में पागल हो गई और मूर्ति पर हमला कर देती है। वो चिल्लाती है, तूने मेरे पिता को मारा है, तू खूनी है। वहाँ मौजूद लोग रूप को पकड़ लेते हैं। शालिनी उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है पर नाकाम रहती है और वो लोग रूप को उठा ले जाते हैं। बेबस होकर शालिनी अपने घर पहुंचती है। वहाँ उसके ससुराल वाले मिलते हैं। जब वो बताते हैं कि रिजवान मर चुका है तो शालिनी टूट जाती है। वो अपनी बेटी लीला के बारे में पूछती है, क्या वो स्कूल गई है या ऊपर सो रही है? रिजवान की माँ रोते हुए बोलती है कि उन्होंने उसे बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली। तभी नाज वहाँ आता है और शालिनी पर चिल्लाता है, किसने कहा था स्विमिंग पूल में पानी भरने को? तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। नाज की माँ उसे चुप कराती है पर नाज बोलता है, शालिनी अब उनकी कुछ नहीं लगती और यहाँ से उसे जाना होगा। तभी आर्यवर्त के लोग वहाँ आ जाते हैं। नाज ने ही चुपके से फोन करके शालिनी को पकड़वा दिया था। शालिनी को ले जाया जाने लगता है पर जाने से पहले वो नाज को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। उसे एक लेबर कैंप ले जाया जाता है। उसे 20 मंजिल ऊपर सीढ़ियों से चढ़ने को कहा जाता है। रास्ते में वो देखती है कि कितने लोग बुरी हालत में वहाँ पड़े हैं। ऊपर पहुंचकर वो रूप के बारे में सोचकर दुखी होती है कि वो उस बच्ची को भी बचा नहीं पाई। इसके बाद भानु नाम के एक आदमी शालिनी को एक घर में काम करने के लिए ले जाता है। वहाँ भी औरतों पर बहुत जुल्म हो रहा था। शालिनी को घर साफ करने का काम दिया जाता है। सफाई करते समय उसे एक प्रोजेक्ट की फाइल मिलती है जिसके बारे में रिजवान की माँ ने बताया था। शालिनी उन कागजों को चुपके से छिपा लेती है। तभी भानु वहाँ आता है और शक करते हुए पूछता है, क्या चुरा रही हो तुम? शालिनी बोलती है, कुछ भी तो नहीं। जब भानु ने शालिनी पर शक किया और हाथ दिखाने को कहा तो शालिनी ने बड़ी चालाकी से एक साधारण कागज दिखा दिया। असली कागज उसने पहले ही छिपा दिए थे। भानु ने कहा, ठीक है, अपना काम जल्दी खत्म करो। सारा दिन काम करने के बाद शालिनी मधु नाम की औरत से मिलती है। शालिनी उसे पूछती है, उन बच्चों का क्या होता है जिन्हें पकड़ लिया जाता है? मधु डरावनी
अपनी बात बताती है। कोई कहता है उनके किडनी बेच दिए जाते हैं, तो कोई कहता है उनकी खाल से साबुन बनाया जाता है। शालिनी उसे वो पेपर दिखाती है जो उसे मिला था और कहती है मुझे उस रिपोर्टर से मिलना है जिसने ये खबर लिखी है। मैं सच जानना चाहती हूँ, तुम मेरी मदद करो, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगी। मधु मदद करने के लिए मान जाती है। अगले दिन शालिनी की ड्यूटी मिसेस दीक्षित के घर पर लगती है। मिसेस दीक्षित उसे अजीब सवाल पूछती है, क्या तुमने कभी नॉनवेज खाया है? शालिनी मना कर देती है। फिर वो पूछती है, तुमने क्या ऐसा गलत किया था जो तुम्हें लेबर कैंप भेजा गया? बिना गलती को तो कोई वहाँ जाता भी नहीं। मिसेस दीक्षित उसे काम समझाते हुए चेतावनी देती है, वॉशिंग मशीन चलाओ, पर बाथरूम में पानी बिल्कुल बर्बाद मत करना और यहाँ आने से पहले नहा कर आया करो। शालिनी को ये सब सुनकर काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि एक समय वो भी इन्हीं की तरह अमीर थी और आज नौकरानी बन गई है। तभी मिसेस दीक्षित का बच्चा रोने लगता है। मिसेस दीक्षित जैसे ही टीवी पर मिस्टर जोशी, जो कि गुरु माँ के पति हैं, उनका कार्टून चलाती है, बच्चा चुप हो जाता है। मिसेस दीक्षित बोलती है कि जब भी ये रोए तो इसका वीडियो चला देना, ये उनसे बहुत प्यार करता है। शालिनी ये देखकर दंग रह गई थी कि छोटे बच्चों का दिमाग अभी से इस कदर बदला जा रहा है कि वो उन जालिम लोगों को पसंद करने लगे हैं। मिसेस दीक्षित अपने बच्चे से कहती है, तुम बड़े होकर उन्हीं की तरह बनोगे। जब मिसेस दीक्षित शालिनी से उसके परिवार के बारे में पूछती है तो शालिनी डर के मारे झूठ बोल देती है कि उसका कोई बच्चा नहीं है। मिसेस दीक्षित को अपने बच्चे के साथ खेलते देख शालिनी को लीला की याद आ जाती है। फ्लैशबैक में दिखता है कि शालिनी अपनी बेटी लीला के साथ पार्क में थी और उसकी सहेली सपना लीला से काफी प्यार कर रही थी, मगर शालिनी अपने सहेली सपना को टोकती है कि वो लीला को छुए नहीं। फिर वो लीला को पिज्जा खिलाने ले जाती है। आज जब शालिनी खुद एक नौकरानी है तो उसे एहसास होता है कि उसने अपनी नौकरानी के साथ कितना बुरा बर्ताव किया था। उसे अपनी पुरानी गलतियों पर काफी दुख होता है। तभी घर का मालिक कमरे में आता है और शालिनी के पोछा लगाए हुए फर्श को जानबूझकर गंदा कर देता है। शालिनी बिना कहे दोबारा सफाई करने लगती है। रात को मधु शालिनी को जगाकर बताती है कि उसने उस रिपोर्टर को ढूंढ लिया है, लेकिन रिपोर्टर से मिलने के लिए मधु एक शर्त रखती है। वो कहती है कि तुम्हें मिसेस दीक्षित के कमरे में एक सीक्रेट कैमरा लगाना होगा। शालिनी पहले तो मना करती है, पर अपनी बेटी के लिए वो इस खतरनाक काम के लिए मान जाती है। मिसेस दीक्षित के पति को आर्यवर्त का एक बहुत बड़ा सदस्य बनाया गया है। वो एक फंक्शन में बच्चों से बोलते हैं, मैं अमेरिका में था तब से देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं खुश हूँ कि मिस्टर जोशी ने मुझे चुना। मैं इस कम्युनिटी के लिए साफ हवा और पानी का इंतजाम करूंगा। तभी बच्चा रोने लगता है और शालिनी उसे लेकर घर जाने लगती है। रास्ते में एक औरत शालिनी को नीचा दिखाते हुए बोलती है, तुम नौकरानी हो, बच्चे को किस मत करना और मेरे साथ लिफ्ट मत आना, पहले मैं जाऊंगी। शालिनी चुपचाप सह लेती है और घर जाकर कैमरा लगा देती है। मधु शालिनी से बोलती है कि अगर अपनी बेटी को पाना चाहती हो तो मिस्टर दीक्षित पर नजर रखो, क्योंकि वो बहुत कुछ बड़ा और गलत काम करने वाले हैं। अगले दिन शालिनी मिसेस दीक्षित के साथ शॉपिंग मॉल जाती है। जब बच्चा रोता है तो मिस्टर दीक्षित वहां से कहीं जाने लगते हैं। शालिनी बहाना बनाकर उसका पीछा करती है। वो देखती है कि मिस्टर दीक्षित ने चुपके से डस्टबिन में कुछ फेंका है। ऊपर से एक लड़की वो चीज लेने आ रही थी, लेकिन उससे पहले ही शालिनी वो चीज उठा लेती है और बाथरूम में छिप जाती है। शालिनी बाथरूम से बाहर आती है और अपना काम खत्म करके कैंप वापस लौट जाती है। रात होते ही वो मधु से पूछती है, क्या रिपोर्टर ताहिरुद्दीन के बारे में कोई खबर मिली? मधु बोलती है, अभी नहीं, पहले कैमरा रिकॉर्डिंग होने दो। तब शालिनी बोलती है, कैमरे में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो उन्हें चाहिए वो मेरे पास है। ये सुनकर मधु हैरान होती है और पूछती है, तुम्हारे पास क्या है? शालिनी बोलती है, उसके पास एक पैकेज है जो मिस्टर दीक्षित ने फेंका था। शालिनी शर्त रखती है कि पहले वो ताहिरुद्दीन से मिलेगी, फिर पैकेट देगी। मधु चिढ़कर बोलती है, अगर तू मेरी दोस्त ना होती तो मैं तुझे मार ही देती। शालिनी भी निडर होकर बोलती है कि मैं भी यही करती, इसलिए दोस्ती बनाए रखो और मेरा काम कर दो। तभी वहाँ भानु आ जाता है और उन्हें टोकता है। शालिनी बहाना बनाती है कि वो ताजी हवा खाने आई है। भानु से डांट कर अंदर भेजता है। कमरे में जाकर शालिनी अपनी बेटी लीला को याद करती है और इमेजिन करती है कि वो उसके पास ही है। अगले दिन काम पर शालिनी सुनती है कि मिस्टर दीक्षित फोन पर बहुत परेशान होकर किसी से बात कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि वो पैकेट नहीं मिला, मेरे फेंकने के बाद ही तो वो लड़की वहाँ आई थी, उसके पास तो होना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत चिंता में हूँ। तभी शालिनी कपड़े लेकर वहाँ पहुँचती है और मिस्टर दीक्षित घबरा कर फोन काट देते हैं। जब शालिनी कंप्यूटर पर ताहिरुद्दीन के बारे में सर्च कर रही होती है तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मिस्टर श्रीवास्तव आ गए थे। उन्हें देखकर मिस्टर दीक्षित और उनकी पत्नी बहुत डर जाते हैं। श्रीवास्तव बिना कुछ बोले सीधे बच्चे को देखने चला जाता है। मिसेस दीक्षित को डर था कि कहीं वो उसके बेटे को छीन कर ना ले जाएं। मिस्टर श्रीवास्तव चुपचाप मिस्टर दीक्षित को अपने साथ ले जाते हैं। मिसेस दीक्षित बुरी तरह घबरा जाती है और मदद के लिए किसी को फोन करती है। तभी शालिनी वहां आती है और चुपके से अपना लगाया हुआ कैमरा हटा लेती है। वो
मिसेस दीक्षित को दिलासा देने की कोशिश करती है तो मिसेस दीक्षित रोते हुए चिल्लाती है, मैं अपने बेटे प्रसाद को किसी को नहीं ले जाने दूंगी। मैंने उसे जन्म नहीं दिया तो क्या हो गया, वो मेरा ही बेटा है। मैंने उसे अच्छी जिंदगी दी है, प्लीज उसे मुझसे मत छीनो। शालिनी ये जानकर हैरान रह जाती है कि मिसेस दीक्षित ने प्रसाद लड़के को जन्म नहीं दिया बल्कि उसे खरीदा था। मिसेस दीक्षित बताती है कि मैं माँ बनना चाहती थी पर बन नहीं पा रही। तब आर्यवर्त के लोगों ने मुझे मिक्स्ड बच्चे मतलब कि अलग अलग धर्म के माता पिता के बच्चों की एक लिस्ट दिखाई और मुझे ये लड़का पसंद आया। शालिनी गुस्से में कहती है, तो वो बच्चों को बेचते हैं? आपने कभी उनके असली माँ बाप के बारे में नहीं पूछा? मिसेस दीक्षित बोलती है, अगर मैं उसे नहीं खरीदती तो वो उस लड़के को प्रोजेक्ट में भेज देते हैं। मैंने तो उसकी जान बचाई है। शालिनी बोलती है, आपने उसे अपने फायदे के लिए बचाया, अगर आप उसे नहीं खरीदती तो शायद वो अपने असली माँ को मिल पाता। तभी वहाँ भानु अपना मुंह ढक कर आता है। वो मिसेस दीक्षित के हाथ से वो ट्रैकिंग चिप निकाल लेता है ताकि कोई उन्हें ढूंढ ना सके। शालिनी गाड़ी चलाकर उन सबको एक सुरक्षित जगह ले जाती है। वहाँ पहुंचकर भानु मिसेस दीक्षित और उसके बच्चे को एक दूसरी गाड़ी में बिठा देता है। फिर वो शालिनी के पास आता है और बोलता है, आई एम सॉरी शालिनी, तुम बहुत आगे निकल आई हो, तुम्हें इतना सब कुछ नहीं जाना चाहिए था, अब तुम्हारा समय खत्म हो गया। ये कहकर वो शालिनी पर बंदूक तान देता है। वो लोग सारे सबूत मिटाना चाहते थे, इसीलिए शालिनी को मारना चाहते थे। शालिनी घुटनों पर बैठ जाती और बोलती है, भानु प्लीज मुझे मत मारो, मैंने तो वही किया जो तुमने और मधु ने कहा था, तुमने ही तो कैमरा लगाने को कहा था। भानु पूछता है, कैमरा किसने कहा था? सोच समझकर बोलो। शालिनी को समझ आता है कि यहाँ बहुत कुछ बड़ा खेल चल रहा है। भानु उस पैकेट के बारे में पूछता है। शालिनी उसे गलत जगह बताती है। जैसे ही भानु का ध्यान भटकता है, शालिनी उसकी आंखों में धूल झोंक कर गाड़ी लेकर वहां से भाग जाती है। शालिनी भागकर उस IVF सेंटर पहुंचती है जिसके बारे में मिसेस दीक्षित ने बताया था। यहीं से बच्चे बेचे जाते थे। वहां जाकर शालिनी को सबसे बड़ा झटका लगता है। वहां का डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने शालिनी के परिवार पर हमला किया था। उसके पति रिजवान को मारा था और उसकी बेटी को छीन लिया था। उनका नाम था डॉक्टर राकेश। शालिनी समझ आती है कि उसकी बेटी के साथ भी कुछ बुरा हुआ है। वो वहां से बाहर आती और फिर से रिजवान की कल्पना करती है। रिजवान पूछता है, अब क्या करोगी शालिनी? शालिनी हिम्मत जुटाकर बोलती है, इसी आदमी ने हमारी जिंदगी बर्बाद की है और मेरी लीला इसी के पास है। वो रिजवान से कहती है कि अगर वो आदमी ना होता तो आज हम सब एक साथ होते हैं। मैं कल ही उसके पास जाऊंगी और पूछूंगी कि लीला कहाँ है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और शालिनी से अवैध पार्किंग के लिए सवाल करती है। शालिनी कहती है कि वो अपनी मैडम का इंतजार कर रही है। पुलिस भानु को बुलाती है और उसे कल शालिनी को थाने लेकर आने का आदेश देती है। गाड़ी में भानु शालिनी से उस पैकेट के बारे में पूछता है। शालिनी गुस्से में कहती है, पैकेट चांद पर है, जाकर ढूंढ लो, तुम तो मुझे मारने वाले थे, अब मदद क्यों मांग रहे हो? भानु कहता है कि अगर मारना होता तो कब का मार देता। शालिनी एक शर्त रखती है, कल मुझे कमर्शियल सेंटर पहुंचा दो, तभी तुम्हें पैकेट मिलेगा, और याद रखना कल हमें पुलिस स्टेशन जाना है, अगर तुमने मुझे कुछ किया तो तुम खुद मुसीबत में पड़ जाओगे। भानु मजबूरी में चुप हो जाता है। कैंप पहुंचकर मधु शालिनी की तारीफ करती है कि उसने मिस्टर दीक्षित को पकड़वा दिया। शालिनी उसे कहती है, मुझे कल सुबह कमर्शियल सेक्टर जाना है, मुझे तुम्हारी जगह काम पर जाना होगा। मधु मान जाती है, लेकिन उसी रात भानु कैंप में छापा मार देता है और मधु को किसी पुराने जुर्म में पकड़ लिया जाता है। ये शालिनी के लिए एक चेतावनी थी। अब शालिनी एक दूसरी औरत सुधा का ID कार्ड चुराकर अपने कार्ड से बदल लेती है। भानु को जब पता चलता है कि शालिनी अभी भी नहीं मान रही तो वो फिर से पैकेट के बारे में पूछता है। शालिनी अपनी बात पर अड़ी रहती है, पहले कमर्शियल सेक्टर फिर पैकेट। भानु उसे ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो पहले पॉलिटिकल सेक्टर पहुंचते हैं, जहां से निकलने के लिए शालिनी एक नाटक करती है। वो मालिक के सामने चाय का कीमती कप जानबूझकर गिरा देती है। मालिक गुस्सा होकर भानु से बोलता है कि इसे काम से हटाओ, इसे तो काम ही करना नहीं आता। शालिनी खुश हो जाती है क्योंकि उसे यही चाहिए था। भानु समझ जाता है कि शालिनी बहुत दिमाग वाली है। वो कहता है, ठीक है, पहले कमर्शियल सेक्टर चलेंगे, लेकिन रास्ते में उन्हें सीक्रेट पुलिस रोक लेती है। भानु घबरा कर बोलता है, शायद उन्हें उस रात की CCTV फुटेज मिल गई है, अब चुप रहना, कुछ भी मत बोलना। पुलिस शालिनी को CCTV फुटेज दिखाती और पूछती है, ये तुम ही हो ना? शालिनी मान लेती है। फिर पुलिस पूछती है, यह नकाबपोश आदमी कौन है जिसे मिसेस दीक्षित मिली थी? शालिनी झूठ बोल देती है, सर मुझे नहीं पता, मैडम ने मुझे नीचे रुकने को कहा था और खुद ऊपर मिलने गई थी। पुलिस उसे डराती है कि आर्यवर्त में झूठ बोलने की बहुत कड़ी सजा मिलती है। फिर उसे एक बड़े ऑफिसर के पास लाया जाता है। ऑफिसर पूछता है, तुमने मिस्टर दीक्षित के कमरे से कैमरा
कैमरा क्यों हटाया? शालिनी चालाकी से जवाब देती है, सर मैंने ही वो कैमरा लगाया था और काम खत्म होने के बाद उसे हटा दिया। मैं सिर्फ अपना काम कर रही थी। अकेले में शालिनी भानु से बोलती है, तुमने तो कहा था कि हम आर्यवर्त के लिए काम कर रहे हैं, पर पुलिस तो हमें ही फंसा रही है। तभी टीवी पर खबर मिलती है कि मिस्टर जोशी पर हमला करने वाले एक आतंकवादी को पुलिस ने पकड़ लिया है। शालिनी डर जाती है कि उनका सच भी सामने आ जाएगा। तभी भानु बोलता है, मैं आम लोगों की भलाई के लिए लड़ रहा हूँ और पीछे नहीं हटूंगा, तुम बस अपने बयान पर टिकी रहना। तभी वहाँ बड़ा ऑफिसर वापस आता है और उन्हें धमकी भरे लहजे में बोलता है, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। शालिनी और भानु जान बचाने के लिए उसकी बात मान लेते हैं। जब सब चले जाते हैं तो शालिनी वो छुपाया हुआ पैकेट निकालकर भानु को दे देती है। भानु उसमें से एक चिप निकालता है जिसमें मिस्टर दीक्षित का एक वीडियो रिकॉर्डिंग था। उस वीडियो में मिस्टर दीक्षित स्काई डोम का ब्लूप्रिंट दिखा रहे थे। उन्होंने बताया कि वो अमेरिका से यहाँ साफ हवा बनाने का प्रोजेक्ट लेकर आए थे, लेकिन उसके बाद में पता चला कि इस प्रोजेक्ट के पीछे बहुत ही बड़ी तबाही छिपी है। अगर ये प्रोजेक्ट चालू हुआ तो पास के कचरे के बड़े ढेर में गर्म हवा की वजह से भयंकर आग लग जाएगी, जिससे हजारों मासूमों की जान जा सकती है। वीडियो में मिस्टर दीक्षित बता रहे हैं कि एयर कंडीशनर से निकलने वाली गर्म हवा के कारण कचरे के ढेर में भयंकर आग लग जाएगी। मिस्टर दीक्षित को बहुत पछतावा हो रहा है कि वो अमेरिका से देश का भला करने आए थे, लेकिन यहाँ तो विनाश होने वाला है। आर्यवर्त के लोगों को मासूमों की जान की कोई परवाह नहीं थी, उन्हें बस अपना फायदा दिख रहा था। ये सब जानकर शालिनी और भानु दंग रह गए। वापस लौटते समय भानु पूछता है, आखिर कमर्शियल सेक्टर में ऐसा क्या है जिसके लिए तुम इतनी रिस्क ले रही हो? शालिनी बोलती है, वहाँ मेरी इकलौती बेटी है, कोई है वहाँ जो उसके बारे में सब जानता है। भानु नाम पूछता है तो वो कहती है लीला। भानु को ये नाम बहुत प्यारा लगता है। भानु शालिनी को कमर्शियल सेक्टर पहुंचा देता है और बोलता है, सावधान रहना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शालिनी वहाँ अपना नाम बदलकर मिसेस वर्मा बताती है और डॉक्टर राकेश के पास पहुंच जाती है। शालिनी डॉक्टर से बोलती है, सुना है आप लड़की या लड़का कुछ भी दिला सकते हैं, मुझे एक बेटी चाहिए। डॉक्टर राकेश बोलता है, मेरा काम ही बच्चों का इंतजाम करना है, मेरे पास मिक्स ब्लड बच्चे भी हैं, मतलब अलग अलग धर्म वाले। शालिनी देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को पिंजरे में बंद करके रखा गया था, उनमें से रूप भी दिखाई देती है। शालिनी रूप को ले जाने की बात करती है, पर डॉक्टर कहता है वो बिक चुकी है। डॉक्टर बताता है कि उसके पास पूरे आर्यवर्त के बच्चों की लिस्ट है। ये लोग बच्चों की लिस्ट रखते हैं और जैसे ही कोई अमीर ग्राहक किसी बच्चे को पसंद करता है, ये लोग उसके असली माँ बाप को उसे छीनकर बेच देते हैं। शालिनी चालाकी से मछली का बर्तन गिरा देती है जब डॉक्टर मछली पकड़ने में बिजी होता है। शालिनी कंप्यूटर पर अपनी बेटी लीला का नाम सर्च करती है। रिकॉर्ड देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ लिखा था कि लीला मर चुकी है। ये देखकर शालिनी का दिल टूट जाता है। वो गुस्से में डॉक्टर का गला पकड़ लेती है और चिल्लाती है, तूने मेरी बेटी को मार डाला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इससे पहले कि शालिनी कुछ और कर पाती, आश्रम के लोग वहाँ आ जाते हैं और उसे दोबारा पकड़ लेते हैं। बाहर इंतजार कर रहा भानु समझ जाता है कि शालिनी किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। शालिनी को वापस गुरु माँ के पास लाया जाता है। गुरु माँ उसे ताना मारते हुए बोलते हैं, तुम्हें तुम्हारी बच्ची कभी नहीं मिलेगी। अगर तुमने मुझ पर भरोसा किया होता तो आज तुम्हारी जिंदगी इतनी बर्बाद नहीं होती। शालिनी गुस्से और दुख में सिर्फ रोती रहती है। उसका दिल पत्थर हो गया था क्योंकि उसने पहले पति को खोया और अब उसे पता चला कि उसकी बेटी भी नहीं रही। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि भानु ने डॉक्टर राकेश को पकड़ लिया है और उसे कूड़े के ढेर पर ले आया है। भानु बोलता है, इसने मिस्टर दीक्षित और लीला को मारा है, अब इसका खेल खत्म। यहाँ ये साफ हो जाता है कि भानु छुपकर आर्यवर्त के खिलाफ काम कर रहा है और न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। उसने कई बार शालिनी की मदद भी इसीलिए की थी। उधर भानु के सीक्रेट ठिकाने पर कल्याणी नाम की एक छोटी बच्ची आती है। भानु उसे अपना मेजर कहता है। वो कहता है कि हमारे बच्चे ही हमारे सबसे बड़े सैनिक हैं। कल्याणी भानु के कान में शालिनी के बारे में कुछ जानकारी देती है। दूसरी तरफ गुरु माँ शालिनी को उसके पाप गिनाते हैं। शालिनी कहती है, हाँ मेरा पहला पाप दूसरे समुदाय से शादी करना था, दूसरा पाप बच्चे को जन्म देना, तीसरा भागना और चौथा उस डॉक्टर पर हमला करना। शालिनी निडर होकर बोलती है, अगर मुझे वो डॉक्टर मिल गया तो मैं उसे अपने हाथों से मारूंगी, तुम मुझे जान से क्यों नहीं मार देती। गुरु माँ शालिनी को मारना चाहते हैं लेकिन तभी भानु आ जाता है और बोलता है, ये राव सर का आदेश है कि शालिनी को उनके पास भेजा जाए। वो शालिनी को काम करवाकर तड़पाना चाहते हैं, यही शालिनी की असली प्रायश्चित होगी। गुरु माँ मान जाते हैं और भानु शालिनी को वहाँ से बचाकर ले जाता है। रास्ते में शालिनी पूछती है, तुमने मुझे क्यों बचाया? भानु बोलता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस देश को वापस पहले जैसा बनाना चाहते हैं और आर्यवर्त को खत्म करना चाहते हैं। भानु बताता है कि मिसेस दीक्षित और उनके पति को पकड़कर फांसी दे दी गई है और लोग खुशियां मना रहे हैं। ये सुनकर शालिनी चौंक जाती और पूछती है, और उनके बेटे प्रसाद का क्या हुआ, वो कहाँ है? भानु बताता है कि प्रसाद को उस सीक्रेट प्रोजेक्ट में भेज दिया गया है। वो शालिनी से बोलता है, हमें स्काई डोम प्रोजेक्ट का प्लान चाहिए और ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। तुम्हें राव सर के यहाँ जाना होगा
और वो फाइल ढूंढनी होगी। मैं वादा करता हूँ अगर हम अपना देश वापस पा लेते हैं तो तुम्हें तुम्हारी बेटी की सारी जानकारी मिल जाएगी। शालिनी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो मान जाती है। तब भानु एक बड़ा खुलासा करता है कि क्या तुम्हें पता है उस दिन तुम्हारे घर पर डॉक्टर राकेश और उनके गुंडों को किसने भेजा था? वो नाज चौधरी था। ये सुनकर शालिनी सन्न रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस नाज ने फोन पर लीला से इतनी प्यार से बात की उसी ने उसका घर उजाड़ दिया। भानु शालिनी को कमर्शियल सेक्टर लेकर आता है और उसे नाज से मिलने के लिए सिर्फ 5 मिनट देता है। शालिनी नाज के सामने जाकर खड़ी होती और पूछती है, क्या तुम्ही ने उन लोगों को भेजा था? वो तुम्हारा अपना भाई था, तुमने अपने भाई को ही मरवा दिया। नाज बेशर्मी से बोलता है, ये सब आपकी वजह से हुआ, आपने हमारे परिवार को बर्बाद किया। शादी के बाद रिजवान भाई बदल गए थे, वो शराब पीने लगे थे। मैं उन्हें आप जैसी औरत से और नर्क की आग से बचाया है। शालिनी चिल्लाकर पूछती है, और लीला, उसका क्या कसूर था? वो तो मासूम थी। तब नाज बोलता है कि लीला की चिंता आप मत करिए, वो जहाँ भी है ठीक है, आप जैसी माँ के बिना वो खुश है। ये सुनकर शालिनी की जान में जान आती है कि उसकी बेटी जिंदा है। वो नाज को बुरी तरह मारती और पूछती है, मेरी बेटी कहाँ है, सच बता। तभी नाज अलार्म बजा देता है और पुलिस आने वाली होती है। भानु दौड़कर आता है और शालिनी को वहां से निकाल ले जाता है। भानु उसे डांटता है, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? तुम्हारी एक गलती हम सब की जान ले सकती थी। शालिनी रोते हुए बोलती है, नाज जानता है मेरी लीला कहाँ है। भानु उसे समझाता है, गुस्से में काम नहीं चलेगा, तुम्हें मिशन पर ध्यान देना होगा। लेकिन शालिनी ने भी हार नहीं मानी थी। वो भानु को नाज का स्कूटर दिखाती है और कहती है, मैंने इसके स्कूटर में GPS ट्रैकर लगा दिया है, अब ये जहाँ भी लीला से मिलने जाएगा हमें पता चल जाएगा। भानु शालिनी को काम के बहाने राउत सर के घर छोड़ देता है। वो शालिनी को समझाता है कि हमें मोहन के कंप्यूटर का एक्सेस चाहिए, तुम बस राउत सर का भरोसा जीतो। शालिनी वहाँ काम करने लगती है। एक दिन राउत सर उसे बोलते हैं, सुना तुमने, हमारे खिलाफ जाने वालों के ठिकाने पर बॉम्ब गिराए गए हैं, जो आर्यवर्त का विरोध करेगा वो मरेगा। फिर वो शालिनी से पूछता है, तो शालिनी चौधरी, तुम्हारी क्या कहानी है? तुम्हारा पति तो मुस्लिम था, पहले इस देश में बहुत जुर्म होते थे, लेकिन आज आर्यवर्त में शांति है। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है, तुमने क्या खोया? शालिनी अपना दर्द छिपाकर बोलती है, मैंने कुछ नहीं खोया, मैं यहाँ खुश हूँ। लेकिन राव सर को यकीन नहीं होता। तभी भानु वहां आता है और शालिनी को एक चिप देता है। वो कहता है, इसे कंप्यूटर में लगा देना ताकि स्काई डोम की फाइल कॉपी हो जाए, मैं कल आकर ले जाऊंगा। रात को शालिनी राव सर के कमरे में जाती है और चुपके से कंप्यूटर से सारी जानकारी कॉपी कर लेती है। अगले दिन गुरुमा वहां आते हैं। वो राव सर से बोलते हैं, देखिए मैंने ही शालिनी को अनुशासन सिखाया। राव सर पूछते हैं कि काम के लिए कंप्यूटर के बजाय फाइलों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? गुरुमा जवाब देते हैं, क्योंकि आतंकवादी कंप्यूटर हैक कर सकते हैं, इसीलिए फाइलें सेफ हैं। भानु बहाना बनाकर शालिनी को 2 घंटे के लिए अपने साथ ले जाता है। वहां शालिनी को GPS ट्रैकर से पता चलता है कि नाज एक स्कूल गया है। उसे यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी लीला वहीं है। शालिनी घबराकर बोलती है, मुझे अभी उस स्कूल में जाना है, मेरी बेटी वहीं है। भानु उसे रोकता है, अभी मिशन पर ध्यान दो वरना सब बर्बाद हो जाएगा। मिशन पूरा होगा तो लीला भी मिल जाएगी। लेकिन शालिनी छुपकर उस स्कूल पहुंच जाती है। वहां वो जो देखती है उससे वो दंग रह जाती है। छोटे छोटे बच्चों को आर्यवर्त के नाम पर ब्रेन वॉश किया जा रहा था। सब बच्चे एक साथ जय आर्यवर्त चिल्ला रहे थे और उन्हीं बच्चों के बीच में शालिनी को अपनी बेटी लीला दिखाई देती है। लीला बिल्कुल ठीक और स्वस्थ थी, लेकिन वो भी दूसरों के साथ जय आर्यवर्त के नारे लगा रही थी। शालिनी लीला को देखते ही बहुत इमोशनल हो जाती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी एक औरत उसे रोककर बाहर निकाल देती है। शालिनी बाहर इंतजार करती है। जैसे ही लीला बाहर आती है, शालिनी उसे पुकारती है, लीला। लेकिन लीला उसे पहचान नहीं पाती। वो कहती है, मेरा नाम लीला नहीं विजया है। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें सपना बैठी थी। लीला उसे देखते ही माँ कहकर दौड़ पड़ती है। शालिनी दंग रह जाती है। उसकी पुरानी सहेली सपना ने ही उसकी बेटी को खरीदा था और अब आर्यवर्त की वफादार बनकर अमीर बन चुकी थी। उधर जब शालिनी काम पर वापस आती है तो मोहन उसे अपनी ऑफिस में देख लेता है। वो गुस्से में पूछता है, मेरी गैर मौजूदगी में तुम यहाँ क्या कर रही हो? शालिनी बहाना बनाती है कि वो सफाई कर रही थी। मोहन उसे आखिरी चेतावनी देता है कि अगर वो दोबारा उसके ऑफिस में दिखी तो बहुत बुरा होगा। और दूसरी तरफ भानु का साथी उसे पूछता है, क्या उसे शालिनी पर भरोसा है? भानु कहता है, मुझे चिंता हो रही है, उसने अब तक कोई फोटो या जानकारी नहीं भेजी। मुझे लगता है वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, पर मैं अपना मिशन नहीं छोड़ूंगा। शालिनी चुपके से सपना और उसके पति आशीष के घर पहुंचती है। आशीष मिस्टर जोशी का दाहिना हाथ है, इसलिए वो बहुत ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। सपना बताती है कि पुराने समय में शालिनी ने उसके साथ जो बुरा बर्ताव किया उसका बदला लेने के लिए उसने लीला को खरीदा है। सपना बोलती है कि मैं जानती थी तुम आओगी, देखो आज मेरे पास सब कुछ है और तुम्हारी जिंदगी एक दिन में बर्बाद हो गई। शालिनी
गिड़गिड़ाती है, मुझे मेरी लीला वापस चाहिए, मैं उसे गले लगाना चाहती हूँ। सपना उसे कड़वा सच बताती है, अगर उस दिन हम लीला को नहीं लाते तो वो मर जाती। अब तुम उसे लेकर कहाँ जाओगी? तुम उसे आर्यवर्त की नजरों से कैसे बचाओगी? यहाँ वो सुरक्षित है। शालिनी समझ जाती है कि वो अभी लीला को साथ नहीं ले जा सकती। वो सपना को एक छोटी सी चीज उपहार में देती है और बोलती है, मेरे पास उसे ले जाने का कोई प्लान तो नहीं है, पर कम से कम ये तुम उसे दे देना। सपना उसे समझाती है कि अगर वो अपनी बेटी की जान बचाना चाहती है तो उसे यहीं रहने दे और कोई मुसीबत खड़ी ना करे। अपनी बेटी लीला से मिलकर शालिनी बहुत परेशान होती है। वो अपनी साथी से बोलती है कि मेरी लीला अब वैसी नहीं रही, वो पूरी तरह बदल गई है। आर्यवर्त वालों ने उसका ऐसा ब्रेन वॉश किया है कि वो मुझे पहचान ही नहीं पा रही। मुझे उसे किसी भी तरह बचाना होगा। वो औरत कहती है कि इस काम में सिर्फ भानु ही तुम्हारी मदद कर सकता है। शालिनी समझ जाती है कि अगर उनका मिशन कामयाब रहा तो आर्यवर्त का राज खत्म हो जाएगा और वो अपनी बेटी के साथ चैन से रह पाएगी। रात को शालिनी राव सर के पसंदीदा कवि की गानों वाली रिकॉर्डिंग लेकर पहुंचती है। जैसे ही पावर कटती है, शालिनी अंधेरा का फायदा उठाकर मोहन के ऑफिस में घुस जाती और भानु की टीम को कंप्यूटर का एक्सेस देने लगती है। तभी बिजली आती है और आशीष उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। मोहन गुस्से में पूछता है, तुम अंधेरे में क्या कर रही थी? शालिनी बहाना बनाती है कि वो फर्श साफ कर रही थी। मोहन बोलता है, मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, मैं तुम्हें कड़ी सजा दिलवाऊंगा। लेकिन आशीष सपना के कहने पर शालिनी का पक्ष लेता और बोलता है, इसे सजा देने के बजाय काम से निकाल देना ही बेहतर है। मोहन मान जाता है और शालिनी को तुरंत सामान पैक करके बाहर निकलने का आदेश देता है। बाहर निकलने पर आशीष शालिनी को चेतावनी देता है कि आज मैंने तुम्हें सपना के लिए बचाया है, दोबारा हमारे घर या काम के आसपास मत दिखना, वरना तुम्हें ऐसी जगह भेज दूंगा जहाँ से तुम कभी लौट नहीं पाओगी। शालिनी रास्ते पर उदास खड़ी थी। तभी राव सर की गाड़ी वहाँ रुकती है। वो पूछते हैं, क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? शालिनी बताती है, मोहन ने उसे काम से निकाल दिया। राव सर उसे गाड़ी में बिठाते हैं और पूरा सच पूछते हैं। शालिनी चालाकी से बोलती है, जोशी सर के आदमी आशीष ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि मैं आपके कागज चोरी कर रही थी। राव सर ये सुनकर भड़क जाते हैं और बोलते हैं, आशीष की इतनी हिम्मत कि वो मेरे स्टाफ के बारे में फैसला ले। आजकल हर कोई खुद को जोशी समझने लगा है, हमारा आर्यवर्त ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब राव सर थोड़े शांत होते हैं तो शालिनी बोलती है, सर मैं आपके लिए एक चीज लाई हूँ। शालिनी राव को उसका पसंदीदा गानों का रिकॉर्ड देती है। राव ये देखकर काफी खुश होता है और वो पूछते हैं, तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो? शालिनी सच बता देती है कि सर मैं स्काई डोम फंक्शन में जाना चाहती हूँ, वहाँ मेरी बेटी परफॉर्म करने वाली है, मुझे बस उसे एक बार देखना है। जब राव को पता चलता है कि जोशी के खास आदमी आशीष के घर में एक मिक्स ब्लड बच्ची लीला पल रही है तो उन्हें जोशी को नीचा दिखाने का मौका मिल जाता है। वो शालिनी से बोलते हैं कि मैं तुम्हें खुद उस फंक्शन में गेस्ट ऑफ ऑनर बनाकर ले जाऊंगा। उधर भानु शालिनी को एक जहरीली गैस का डिब्बा देता है और कहता है कि इसे कल फंक्शन में ले जाना, ये हमारा आखिरी कदम है। शालिनी मना करती है कि मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ, मुझे बस अपनी बेटी चाहिए। भानु से समझाता है कि तुम सिर्फ अपने लिए लड़ रही हो, पर मैं पूरे देश के लिए लड़ रहा हूँ, तुम्हें यह करना ही होगा। वहीं राव सर भी अपना अलग गेम खेल रहे थे। उन्होंने एक भाषण तैयार किया था जिससे वो सबके सामने जोशी की पोल खोल सकें और उनके राज्य में मिक्स ब्लड बच्चे पल रहे हैं ये सबको बता सकें, ताकि वो खुद आर्यवर्त के चीफ बन सकें। शालिनी को एहसास होता है कि यहाँ हर कोई सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहा है, उसकी बेटी की किसी को परवाह है ही नहीं। फंक्शन शुरू होता है। जोशी की गोद में छोटी लीला बैठी थी। शालिनी को स्टेज पर माला पहनाने के लिए बुलाया जाता है। शालिनी स्टेज पर पहुंचते ही गैस का डिब्बा हाथ में लेकर चिल्लाती है, मेरे हाथ में जहरीली गैस है, हमें आजाद करो और मेरी बेटी मुझे वापस दो, वरना सब खत्म हो जाएगा। जो शीर्षक को शांत रखता है और बोलता है, मुझे लगता है तुम्हारी शुद्धि ठीक से नहीं हुई, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। शालिनी गुस्से में बोलती है, तूने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, तू मुझे क्या माफ करेगा, मुझे मेरी लीला वापस दे। जोशी लीला से बोलता है, जाओ विजया, अपने माँ के पास जाओ। शालिनी को उम्मीद थी कि उसकी बेटी दौड़कर उसके पास आएगी, पर लीला जोशी का हाथ पकड़ लेती और बोलती है, तुम मेरी माँ नहीं हो। लीला का पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुका था। वो दौड़कर सपना की गोद में जाकर बैठ जाती है। जोशी हंसते हुए शालिनी से बोलता है, ये बॉम्ब मुझे दे दो और सही रास्ते पर आओ। शालिनी उस गैस के डिब्बे को कस कर पकड़े रहती है। उसकी आंखों में नफरत थी और शायद सबको साथ लेकर मरना चाहती थी, पर जोशी के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। शालिनी चिल्लाती है, मैं अपनी आजादी लेकर आऊंगी। जोशी हंसकर जवाब देता है, तुम कभी आर्यवर्त को हरा नहीं पाओगी। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये साफ नहीं होता कि शालिनी ने वो गैस रिलीज किया या नहीं, या वो अपनी बेटी को कभी वापस पा सकेगी या नहीं। इन सब राजों का पर्दा तो सीजन 2 में उठेगा, जिसके रिलीज होने की कोई उम्मीद तो नहीं दिख रही। खैर, इसी सस्पेंस के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।